अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एम आई ऑडिबल? वालेकुम वालेकुम सलाम, सलाम। यस सर। ओके, आई होप सब खैरियत से होंगे। तो जस्ट फ्यू फ्यू मोमेंट्स हम इंतज़ार करते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। मैम, कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे। आई थिंक हम वहीं से कंटिन्यू कर लें जो कल हम क्वेश्चन मिडल में एंड हो गया था टाइम हमारा। जी सर, मैं वहीं से स्टार्ट करने लगी हूँ। इंशाल्लाह हम वहीं देखते हैं सबसे पहले। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम कल जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे होंगे। सबसे पहले मुझे ये बता दें कि आप लोगों को कल क्वेश्चन की समझ आ गई थी कि क्वेश्चन क्या था। जी मैम, आ गई। ओके, ठीक है। अभी हम सिंपली मैम ये ये ना करें। क्वेश्चन का लिंक भी शेयर। ओके, चलिए। आज हम इसका कोड देख रहे होंगे कि ये हमारे पास जो नंबर ऑफ रीसेंट कॉल्स है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देती हूँ कि इसमें हमने क्या करना था। कि आपके पास सबसे पहले एक रीसेंट काउंटर था जो कि पहले एम्प्टी इनिशलाइज था। फिर क्या हो रहा था कि आपके पास ना एक पिंग रिक्वेस्ट आ रही थी जो किसी ना किसी टाइम पे आ रही थी, और ये टाइम आपको मिली सेकेंड्स में गिवन है। आपने सिंपली क्या करना था कि ये वाला टाइम और उससे पिछले 3 सेकंड्स में जितनी रिक्वेस्ट आई हैं उनको काउंट करना है और आउटपुट में दे देना है। अब जब आपके पास पहली रिक्वेस्ट आई तो वो पिंच पिंच का मतलब है कि आपके पास किसी टाइम पे रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। आपने देखा कि आपके पास ये रिक्वेस्ट तो आई है, लेकिन पिछले 3 सेकंड में कितनी आई है। तो क्योंकि हमारे पास ये पहली है अभी रिक्वेस्ट, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे जब रीसेंट काउंट था तो नल 1 पे आप 1 आउटपुट में दे रहे हो। उसके बाद जब आप 100 पे आए, आपको 100 मिली सेकेंड पे एक और रिक्वेस्ट आई है, तो आपने 100 को चेक किया ही किया आप, और उसके अलावा आपने पिछले 3 सेकंड में चेक किया कि कितनी रिक्वेस्ट आई हैं। अब एक पीछे आई हुई थी और एक ये आई है, तो आपने काउंट करके 2 यहाँ पे रिटर्न कर दिया। और उसके बाद 3001, यहाँ पे आपने ये आपको मिली सेकंड में टाइम गिवन है, आपने इसको भी चेक किया और उसके पीछे 3 सेकंड में चेक किया आपको कितनी रिक्वेस्ट मिली हुई है, 2, और ये 3। तो आपने 3 रिटर्न कर दिया। लेकिन आप इसके साथ क्या 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 कर रहे थे कि साथ में रेंज भी चेक कर रही थी। ये जो 3 सेकंड्स आप पीछे कैलकुलेट कर रहे हो, जो पीछे जाके चेक कर रही हो, वो आप प्रॉपर रेंज निकाल रहे थे जिसका फॉर्मूला आपको पहले गिवन था। ये फॉर्मूला है T-3000 और 2T। T-3000 से बना दिया कि टी जो भी आपको टाइम मिल रहा है 1 1 - 3000, तो आपके पास आ जाएगा -2900, -2999। और 2T जाना था तो टी हमारे पास यही है, तो ये आपके पास एक रेंज थी। आपने इसी रेंज में जाके चेक किया था कि आपकी इस रेंज में कितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो पहली में 1 आ रही थी, 100 पे 2 आ रही थी, 3001 पे 3, एंड 3002 पे जब हमने रेंज निकाली थी तो हमारी रेंज निकली थी 2 से लेके 3002 तक। तो इस रेंज में हमारे पास 1 फॉल नहीं कर रहा, बल्कि आपके पास ये 3 फॉल कर रहे हैं, तो आपने ये 3 आउटपुट में रिटर्न करवा दिए थे।
ठीक है। अब हम देख रहे थे कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे या फिर इसकी अप्रोच क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी अप्रोच देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को लेके कैसे चलना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले ना एक डी क्यूब बना लेंगे। ठीक है, डी क्यू हमारे पास क्या है, एक डबल एंडेड क्यू है। और डबल एंडेड क्यू क्यू क्या होती है कि वो आपको फ्रंट से भी और बैक से भी दोनों साइड से अलाउ कर रही होती है कि कोई भी एलिमेंट आप उसके अंदर इंसर्ट भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। अब आप क्या करोगे, आप एक लूप चलाओगे जो एक एक करके इस पूरे के ऊपर चलेगी। सबसे पहले वो आएगी 1 पे, और हम सबसे पहले आपके पास नल है। ठीक है, उसके बाद आएगा 1 पे। 1 जो भी आपके पास आएगा ना, ये टाइम, आपने इसको क्या करना है, आपने इसको डी क्यू के अंदर डाल देना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक डी क्यू बना लें, ठीक है, तो आपको पता है कि आप हमेशा जो डी क्यू के अंदर एलिमेंट डाल रहे होते हो ना, वो आप बैक साइड से डाल रहे होते हो, राइट। तो ये सबसे पहले आपका यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, अच्छा, अब आपने इसके अंदर 1 डाल लिया। उसके बाद आपके पास आपने क्या करना है, जब भी आपके पास कोई रिक्वेस्ट आई है ना, तो आपने वो वाली रिक्वेस्ट को मिला के उससे पिछले 3 सेकंड में जितनी रिक्वेस्ट आई है वो रिटर्न करवानी है, राइट। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे इसको पूरा पहले कंप्लीट करके जाओगे। आप सिंपली एक अपनी रेंज निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिखोगे कि आप कहोगे कि स्टार्ट, आपका जो स्टार्ट है वो आप फॉर्मूला जो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि t-300 आप करोगे तो आपको रेंज का पहला पार्ट मिल जाएगा, जो कि है, जो भी किसी टाइम से हम, अब देखिए यहाँ पे 3000 से क्या मुराद है कि 3000 मिली सेकेंड हैं, और 3000 मिली सेकेंड 3 सेकंड बनाते हैं। हम क्या करें, हमारे पास जो करंट टाइम आया है जो कि है 1 मिली सेकेंड, उसको माइनस करें 3000 से, मतलब पिछले जो 2999 मिली सेकेंड से ना जो पीछे गुजर चुके हैं, उसमें जाके हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास ये बहुत माइनर टाइम बन रहा है, ये नेगेटिव में बन रहा है। ठीक है, और 1 1 हमारे पास करंट जो टाइम चल रहा है। ठीक है, अब इस रेंज में जाके हमने चेक करना है कि हमारे पास कितनी रिक्वेस्ट आई हैं। तो हमने अपनी यहाँ पे जाके चेक करना है अपनी डी क्यू के अंदर। ठीक है, ये रेंज हमने यहाँ से निकाली, और अपनी डी क्यू से हम चेक करेंगे कि रेंज निकली है हमारे पास, कितनी निकली है, -2900, -2999। ठीक है, ये आपके पास रेंज आई है। ठीक है, अब आपने चेक करना है सिंपली ये रेंज निकालने के बाद कि आपकी डी क्यू के अंदर ना क्या इससे छोटी कोई रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, इससे छोटा कोई नंबर आपकी डी क्यू के अंदर पड़ा हुआ है। अगर तो पड़ा हुआ है तो आप करोगे डी क्यू डॉट पॉप लेफ्ट। पॉप लेफ्ट का मतलब है कि वो लेफ्ट पे इसके पास जो भी एलिमेंट पड़ा होगा उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो अब हम अगर देखें तो -2999 से नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ, तो हम कुछ भी पॉप नहीं करेंगे, हम अपनी नेक्स्ट आइटेशन पे चले जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आइटेशन में आपके पास आएगा 100। जब आपके पास आएगा 100 तो आप सिंपली सबसे पहले उसको अपनी डी क्यू के अंदर अपेंड कर दोगे। आप सबसे पहले उसको यहाँ पे डाल दोगे, फिर उसके बाद आप दोबारा से रेंज निकालोगे। आप अब यहाँ पे क्या आएगा, टी की जगह पे 100, 100 -3000 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2900। ठीक है, जब आपके पास आएगा 2900 तो आप चेक करोगे अपनी डी क्यू के अंदर जाके कि क्या 2900 से छोटा कोई यहाँ पे मेरे पास इंडेक्स तो नहीं छोटा तो कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं पड़ी हुई, क्योंकि अगर 2900 से कुछ भी कम यहाँ पे पड़ा हुआ है, -2900 से, सॉरी, -2900 से अगर कुछ भी छोटी वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है, तो आपने क्या करना है, सिंपली उसको यहाँ से पॉप करवाना है। अब यहाँ पे बात यह है कि आपने क्या पूरी डी क्यू को चेक करना है या आप सिर्फ पहले एलिमेंट को देख रहे होगे। तो इसका आंसर है कि आप, बल्कि आप लोगों को बताना चाहिए कि आप क्या कर रहे होगे जब आपने आके चेक करना है कि क्या मेरी डी क्यू के अंदर -2900 से नीचे कोई वैल्यू तो नहीं पड़ी हुई। तो क्या आप पूरी डी क्यू को आके चेक करोगे या जस्ट फर्स्ट एलिमेंट को चेक करोगे। मैम फर्स्ट एलिमेंट को ही सर, देखेंगे या फिर लास्ट वाले को देख सकते हैं, क्योंकि डीक्यू में दो तरफ हम देख सकते हैं। राइट, ठीक है, बिल्कुल। कि हम क्या कर रहे होंगे, हम सिर्फ उसका ज़्यादातर जो हमारी कन्वेंशन होती है ना, हम ये कर रहे होते हैं कि आप जो राइट साइड होती है ना उससे इंसर्ट कर रहे होते हो या अपेंड कर रहे होते हो, और जो लेफ्ट साइड होती है वहां से आप डिलीट कर रहे होते हो। ठीक है, तो क्योंकि हमने अगर कोई हमें छोटा मिल भी गया तो उसको हमने लेफ्ट साइड से रिमूव करना होगा, क्योंकि जो रिक्वेस्ट पहले आ रही है वही छोटी होगी। ठीक है, तो आपने हमेशा इसको लेफ्ट साइड से ही चेक करना है कि उसके जो लेफ्ट साइड पे जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है, अगर वो तो इससे छोटा है तो उसको रिमूव कर दो। फिर उसके बाद उससे अगले पे चले जाओ, फिर उसको भी चेक करो। अगर अगर 100 फॉर एग्जाम्पल -2900 से छोटा होता है तो फिर हम इसको भी रिमूव कर देते। लेकिन अभी हमारे पास कुछ भी छोटा नहीं है -2900 से, तो हम अगली आइटेशन पे चले जाएंगे। इसमें अगली हम लेफ्ट से इसलिए भी चेक करेंगे, इन्होंने लाइन लिखी हुई है,
It is guaranteed that every call to ping uses a strictly larger value. तो मतलब लेफ्ट से राइट इंक्रीजिंग ही होगा, तुम्हें पता है सबसे छोटी वैल्यू सबसे स्टार्टिंग में पड़ी। यस, यू आर 100% राइट। हमें क्वेश्चन के अंदर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मैं यहाँ पे शो करवा देती हूँ कि यहाँ पे है। ओके, आई गेस ये कॉन्स्ट्रेंट्स में दिया हुआ है, मैंने पढ़ा तो था। हम ये कंस्ट्रेंट्स में भी और ऊपर भी हो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड कंस्ट्रेंट ईच यस, टेस्ट केस विल कॉल पिंग, और ऊपर भी ना थर्ड जो आखिरी लाइन है उसमें भी ये लिखा हुआ है इट इज गारंटीड। it is guaranteed that every call to pinch uses a strictly larger value of t than the previous call। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो आपको कॉल्स दी हुई है ना, यहाँ पे जो पिंच दी हुई है, ये सबसे पहले जो आएगी वो सबसे छोटी होगी और उसके बाद आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो छोटी वाली होंगी ना वैल्यूज, वो आपके स्टार्ट में ही अपेंड हुई होंगी। तो जब आपने रिमूव भी करना है तो आपने हमेशा स्टार्ट से ही करना है। ये भी रीजन है कि हम जस्ट इसका जो फर्स्ट इंडेक्स है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका जो लेफ्ट पार्ट पे जो सबसे पहला आपके पास वैल्यू पड़ी हुई है, हम इसको चेक कर रहे हैं, राइट। ओके, अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट के नेक्स्ट जब आइटेशन पे जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, आप आ गए थे 100 तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटेशन चलेगी तो आपके पास आ जाएगा 3001। 3001 आएगा तो आप 3001 माइनस 3000 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 1, हम इसमें हम राइट। पहले पहले हम अपेंड करेंगे, पहले हमें चेक करेंगे एक मिनट। सर सॉरी, 3001 आया, पहले अपेंड कर। नहीं, इसको पहले हम अपेंड करेंगे। यहाँ पे 3001 हम पहले अपनी इसके अंदर डाल देंगे, अपनी डी क्यू के अंदर, राइट। एक स्टेप में से मिस हो गया। सबसे पहले हम 3001 को, जैसे हमने प्रीवियस किया था कि पहले 1 को डाला, फिर उसके बाद चेक किया कि अगर इसमें कोई छोटा आ गया तो इसको रिमूव कर दें, ठीक है। इसी तरह पहले हम 3001 को इसके अंदर डाल देंगे, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि अब हमारी जो डी क्यू बनी है इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं आ रहा जो हमारी रेंज से छोटा हो, ठीक है। वो रेंज हमने कैसे निकाली है कि हम एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर आप टी माइनस 3000 करोगे। टी आपका जो करंट, आपका जो टाइम अब मिला है 3001 माइनस 3000, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1। अब रेंज स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1 से, और एंड कहाँ पे हो रही है रेंज, 3001 पे, ठीक है। तो आप इस रेंज 1 और 3001 से चेक करोगे क्या इससे छोटी कोई वैल्यू यहाँ पे तो एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो आप अगर देखें तो आपके पास 1 है, 100 है और 3001 है। एग्जैक्टली हमारी रेंज के अंदर वैल्यूज सारी हैं डी क्यू के अंदर, इससे छोटी कोई भी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी डी क्यू के अंदर 3 रिक्वेस्ट हैं जो पिछले 3 सेकंड्स में आई हैं, आपने रिटर्न कर दिया ये 3, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम आपने क्या किया था, जब पहली आइटेशन थी तो आपने 1 रिटर्न किया था क्योंकि आपकी डी क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट था, आपकी डी क्यू में सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट आई हुई थी। जब सेकंड आइटेशन मैम थी ये तो हम साथ साथ फिर रिटर्न भी करते रहेंगे फिर ये हर जी, इटरेशन में। जी हम साथ साथ रिटर्न भी करते रहेंगे। और उसके बाद आपका आ जाएगा उसके बाद आपकी लास्ट आइटेशन आएगी 3002। सबसे पहले आप इसको डी क्यू के अंदर डाल दोगे, आपने 3002 इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब आपने 3002 इसके अंदर डाला है तो आप फिर से रेंज चेक करोगे कि क्या मेरी रेंज के अंदर सारी वैल्यूज आ रही है मेरे डी क्यू के अंदर, या इससे कोई छोटी तो नहीं चली गई। आप 3002 माइनस 3000 करोगे तो इस बार आपकी रेंज बन जाएगी 2 से लेकर 3002 तक। तो 2 से लेके 3002 तक आपके पास आपकी रेंज इस डी क्यू में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो आप अगर देखें तो 100 भी इसके अंदर आ रहा है, 3001 भी एंड 3002 भी, लेकिन 2 इस रेंज के अंदर फॉल नहीं कर रहा। लाइक ये जो 1 है ये इस रेंज में फॉल नहीं कर रहा क्योंकि हमारी रेंज 2 से स्टार्ट हो रही है। तो आपने एक कंडीशन लगाई होगी, जो कंडीशन क्या करेगी कि हम करेंगे डी क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी इस पोजीशन पे एलिमेंट होगा ना वो आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो उसके इसको रिमूव करने के बाद फिर हम काउंट करेंगे कि आपके पास कितनी डी क्यू के अंदर डी क्यू की जो लेंथ है वो कितनी है, तो डी क्यू की लेंथ हो जाएगी 1 2 3, तो आप यहाँ पे 3 रिटर्न कर दोगे। मैम क्लियर? बेसिकली हम डीक्यू की लेंथ को रिटर्न करते जा रहे थे ना एरे में। यस, ऐसे ही हम यहाँ पे जो डी क्यू बनाई है ना हमने डबल एंडेड की, वो हम इसकी लेंथ को रिटर्न कर रहे हैं कि इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स बचे हैं। एक्चुअली ये आपको ट्रू सेंस में ये डिपेक्ट कर रहा है कि आपके पास 3 सेकंड्स में, पिछले 3 सेकंड्स में कितनी रिक्वेस्ट आई हुई हैं आपके सिस्टम के अंदर, राइट। मैम उसमें हमें डी क्यू का क्या बेनिफिट हुआ, इसमें हम नॉर्मल सिंगल क्यू मैं क्यू बताना की। चाहूंगा
मैं इसका जी जी बेनिफिट सर। बताना चाहूंगा। इसमें ये जी हमें जी। बेनिफिट हुआ कि हमने ना यहाँ पर लेफ्ट से इंसर्ट कर रहे थे पहले हम, फिर हम लेफ्ट से रिमूव भी कर रहे थे। अब क्यू अगर करते हैं ना, क्यू में ये होता है लेफ्ट में इंसर्ट करते तो राइट से आप रिमूव कर सकते थे, अब लेफ्ट से दोबारा रिमूव नहीं कर सकते। ठीक। क्यू का ये फायदा, लेफ्ट से इंसर्ट किया और लेफ्ट से ही रिमूव कर रहे थे और राइट से इंसर्ट भी कर रहे थे इस वजह। सर आपको क्लियर है जी कि जी हमने ठीक है। ऐसा किया? चलें अब हम इसके कोडिंग पार्ट को देख लेते हैं। कल हमने इसका थोड़ा सा देख लिया था, बट फर्दर हम आज देख लेते हैं। मेरा एक तो ये है कि आज लीड कोड का कोड ये लोड नहीं हो रहा है, तो हम ऐसे करते हैं, इसको प्रोग्रामिंग्स पे जाके ना वहाँ पे इसको कर देते हैं, एंड देन आप लोग इसको अपने अपने। मैम या तो ये करके देखें, वो कभी कभार कैशे का मसला होता है, इसी प्रॉब्लम को अगर इकॉन्गिनेंटो में खोलें तो कभी कभार वो कोड वाला आ जाता है फिर। रिफ्रेश करें, पेज को रिफ्रेश करें। एक्चुअली मैंने इसको काफ़ी दफ़ा किया है रिफ्रेश, बट ये हो नहीं रहा था। नहीं नहीं, वो अगेन। वाला मेरे साथ भी मसला हुआ है, आप वो या तो वो करके देख लो कि इकॉन्गिनेंटो मोड में खोल लें, उसमें फिर वो आ जाता है कोड का सेक्शन। हम्म। ओके। ये प्रॉब्लम का लिंक कॉपी करके ना। जी मैं वही कर रही हूँ। मैम ये तो कंट्रोल। दूसरी प्रॉब्लम। ओके सॉरी। नहीं, मिस गलत हो गया ना, इनकॉग्निटो में तो नहीं ना जाना। इनकॉग्निटो का ताल्लुक ही नहीं है उस ब्राउजर से। इसे क्लोज कर दें, इसमें नहीं अकाउंट नहीं, मांगेगा। ओके। इसमें हम एक सेकंड में देखते हैं, इसमें भी नहीं कोई मसला है। इसमें भी वही मसला है, ये आई डोंट नो मेरे लीड कोड के साथ की कुछ इशू हो रहा है कुछ दिनों से। तो हम ऐसे ही करते हैं कि हम इसको मेरा प्रोग्राम। ख्याल है ये इशू सबके साथ ही होता है, मेरे साथ तो अक्सर हुआ रहता है, ये अपीयर ही नहीं होता। जी ये कॉमन है। ये कॉमन है, ये आजकल कुछ थोड़ा सा ज़्यादा भी हो रहा है। तो हम्म। कोई मसला नहीं है। हम सिंपल क्या करते हैं कि सबसे पहले ना हमें अब फंक्शंस वगैरह भी सारे, चलिए हम यहाँ से ही ले लेते हैं फंक्शंस तो अपने। चल गया चल गया चल गया, कुछ हुआ तो था। ये दूसरा नहीं नहीं, चला ये है दूसरे वो सॉर्ट तक है। हम्म। कि मे भी चल जाए। एक बार इसको मैं देख कर लेते हैं। ओके कोई मसला नहीं है। हम ऐसे करते हैं कि हम खुद ही कोड कर लेते हैं। सबसे पहले ना हमें, क्योंकि डी क्यू यूज़ करना है ना अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हम कलेक्शन से इंपोर्ट कर लेंगे डी क्यू को। डी क्यू को हमें इंपोर्ट करना पड़ता है पाइथन में, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे एक बिल्ट इन मेथड है पाइथन का। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे। वैसे तो ये हमें गिवन थी आपके क्वेश्चन में ही, बट अब हम खुद से क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, इनइट। एंड इस कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, ये कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, ये सिंपली सेल्फ लेता है। ठीक है, और ये क्या करेगा आपको, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ना सिंपली हमने अपनी क्यू, सबसे पहले जो हमने कहा है ना कि हमने डी क्यू बनानी है, हम सिंपली वो बना लेंगे। ठीक है, और उसका नाम हम रख लेंगे क्यू। ठीक है, इस तरह करके आपने ये जो एम्प्टी, सबसे पहले हमने डी क्यू बनाई थी ना, ये इस तरह से आपने एक एम्प्टी डी क्यू क्रिएट कर ली है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आपने अब एक फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा, प्रोसेस करके आपको देगा, सॉरी, जो आपको प्रोसेस करके देगा आपको ये जो रिक्वेस्ट आ रही है ना, पिंग जो आप कह रहे हो, वो हर एक रिक्वेस्ट जो आएगी ना उसको अपने अंदर लेगा और रिटर्न कर देगा आपको कि उस रिक्वेस्ट को मिला के पिछले 3 सेकंड्स में कितनी रिक्वेस्ट आई है। इस फंक्शन का सिंपली ये काम है। ये फंक्शन एक एक करके जो हमारी इनपुट होगी ना, जो भी हम दे रहे होंगे, एक एक करके वहां से ले रहा होगा वैल्यूज। ठीक है, तो अब पिंच के अंदर हमारे पास क्या क्या इसके पैरामीटर्स होंगे। एक तो ये हमेशा सेल्फ लेगा, क्योंकि पाइथन के अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसमें सेल्फ का बड़ा रोल है। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा पैरामीटर भी वो ये लेगा, वो हमारे पास जो इनपुट में हमें लीड कोड प्रोवाइड कर रहा है ना, एरे, जो आपकी लिस्ट आ रही है इनपुट में, वो यहाँ पे हम इसको एज अ इनपुट दे देंगे। ठीक है, अच्छा,
उसके बाद क्या होगा, अब ये फंक्शन हमने डिफाइन करना है कि ये फंक्शन करेगा क्या। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी क्यू के अंदर जैसे जैसे रिक्वेस्ट आ रही है हम क्या करेंगे, उसको अपेंड करते जाएंगे अपनी डी क्यू के अंदर, राइट। हमने इसके अंदर अपेंड करना है एक एक कर। सबसे पहले टी से मुराद ये कि एक जो पहले नंबर पे जैसे हमने देखा था क्वेश्चन के अंदर कि सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगी 1, राइट। तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगी और ये 1 को हमने अपनी डी क्यू के तो अंदर वो अपेंड कर। वहाँ ही कर ले मेरे ख्याल से पूरे में लोग जी सर। हम वो आपके टैब चेंज करें वहाँ वो आपका कोड वाला एरिया। मैं अभी काम कर रहा हूँ। या ओके, हो गया। चलिए हम यहीं पे कर लेते हैं। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने अपनी क्यू बनाई, राइट, और जिसको हम नाम दे रहे हैं डी क्यू का, राइट। उसके बाद आपने क्या किया है, आपका जो पिंच है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये पिंच काम कैसे कर रहा है या फिर अपने अंदर लेके आ रहा है, ठीक है। अब हम सिंपली ये कर रहे हैं कि हमने जो अपनी क्यू बनाई है ना उसके अंदर आप अपेंड कर रहे हो जो भी आपके पास इनपुट में जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, जैसे 1 आई है तो आपने इसको अपनी क्यू के अंदर डाल दिया, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली सबसे पहले जैसे हमने अभी जो रेंज बनाना सीखा था ना कि सिंपली इसका फॉर्मूला क्या था, T-3000 आप रेंज बना लोगे। उसके बाद मैंने कहा था कि आप सबसे पहले एक कंडीशन लगाओगे, एक कंडीशन तो ये लगेगी कि जब तक आपके पास क्यू में एलिमेंट्स हैं, राइट। अगर तो क्यू खाली है तो उसके ऊपर तो आप कुछ रेंज चेक नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले कंडीशन आप लगाओगे कि अगर आपके पास क्यू है, और दूसरे नंबर पे आप ये कंडीशन लगाओगे कि अगर जो आपकी क्यू है उसका जो 0th इंडेक्स है वो लेस देन स्टार्ट है। इसका मतलब ये है कि आपकी रेंज से कोई छोटा एलिमेंट आपकी डी क्यू के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप क्यू में से यहाँ पे पॉप कर दोगे, लेकिन आप पॉप कौन सा करोगे, आप पॉप लेफ्ट करोगे। पॉप लेफ्ट से मुराद ये था कि जैसे हमने देखा था कि सबसे जो फर्स्ट एलिमेंट पड़ा हुआ था आपकी क्यू के अंदर वो रिमूव हो जाएगा, और जब ये पूरा फंक्शन अपना परफॉर्म कर ले, पूरी अच्छे से चेक कर ले कि सबसे पहले तो जाके पहला ही एलिमेंट जाके चेक करेगा ना, अगर पहला ही एलिमेंट उसको छोटा मिल जाता है तो उसको रिमूव कर देगा। और फिर उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, हमने कहा था कि हम ना लेंथ रिटर्न कर देंगे अपनी क्यू की, राइट। तो आप सिंपली सेल्फ डॉट क्यू इसको इसके अंदर दोगे और आपकी जो लेंथ है वो रिटर्न हो जाएगी, राइट। अभी हम इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके भी देख लेंगे इसी क्वेश्चन के अंदर। हम पहले इसको चला के देख लेते हैं कि सही चल रहा है। हमने एक यहाँ पे इसको बगैर इंपोर्ट के डी क्यू चला के देखते हैं चलता है या नहीं। ओके, ये चल रहा है। बाद दफ़ा ये नहीं चल रहा होता तो हम क्या करते हैं कि डी क्यू को इंपोर्ट करवा लेते हैं, ठीक है। मे बी ये क्वेश्चन मैंने पहले किया हुआ है, इस वजह से इसने डी क्यू को इंपोर्ट कराए बगैर कर दिया, बट जब फर्स्ट टाइम मैंने किया था तो ये डी क्यू को मांग रहा था तो मैंने इसको इंपोर्ट किया था, ठीक है। मैम उसमें मुझे ये समझ नहीं है कि वो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो वो तो एक लिस्ट टाइप की हम रिटर्न कर रहे हैं ना, तो यहाँ तो हमने उसका नहीं बनाया, तो हम बस उसी पॉइंट पे लेंथ रिटर्न कर देंगे, तो वो कैसे करें। एक्चुअली हो ये रहा है कि आपके लीड कोड ने ये वाला काम ना खुद ही संभाल लिया कि उसने आपको कहा है कि ये ना फंक्शन को फिलअप कर दो। ये जो आउटपुट वाला काम है ना ये मैं खुद देख लूंगा कि इसको कैसे बना के पीछे आपके टेस्ट केस में नीचे किस तरह से शो करवाना है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या कर रहे हो, एक एक जो आ रहा है ना एलिमेंट उसकी निकाल के दे रहे हो कि इसकी इतनी आ रही है, इसकी इतनी आ रही है, सही है। तो बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये लीड कोड ने एक आपको इंटरफेस सा प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। ओके, सो अभी हम इसके थोड़ा सा मजीद ड्राई रन देख लेते हैं। वैसे तो हमने बहुत डिटेल से यही चीज़ पहले डिस्कस कर ली है, बट अगर किसी स्टूडेंट को ना समझ आया हो तो वो थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लें, उनको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखें, हमने सबसे पहले एक डी क्यू बनाई जो कि खाली नजर आएगी आपको पहले, सबसे पहले स्टार्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास रिक्वेस्ट आई 1। आपने क्या किया, ये आपने कहा कि क्यू के अंदर उसको अपेंड कर दो, आपने 1 को अपनी डी क्यू के अंदर अपेंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने कहा चेक करो कि मेरी क्यू के अंदर कोई एलिमेंट है, यस है। उसके बाद आपने कहा कि चेक करो कि क्या, सॉरी ये स्किप कर दिया मैंने। आपने सबसे पहले रेंज निकालनी थी, राइट। रेंज निकालने के लिए आपने क्या किया कि टी आपके पास कितना था 1,
-3000 किया तो आपके पास आया -299। ठीक है, ऐसे ही -299 आपके पास एक रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, और रेंज का एंडिंग पॉइंट है आपका 1, जो कि करंट रिक्वेस्ट है। आपने चेक किया कि क्या मेरी DQ के अंदर इससे छोटी कोई वैल्यू है। 1 है, लेकिन 1 से छोटा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम अपने 3 सेकेंड्स के अंदर ही हैं, 3 सेकेंड से बाहर नहीं गए, या 3 सेकेंड से पहले कोई भी रिक्वेस्ट इसके अंदर नहीं आई। तो आपने सिंपली क्या किया, ये वाइल कंडीशन को क्या किया, एलिमिनेट किया, और आपने सिंपली लेंथ रिटर्न कर दी। लेंथ कितनी थी, 1। वाइल कंडीशन यहाँ पे नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि आपने अभी कंडीशन चेक की है, ये वाली जो सेल्फ डॉट क्यू जीरो जीरो का मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है, क्या वो लेस देन स्टार्ट है। लेस देन स्टार्ट से मुराद क्या है कि स्टार्ट में हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, -299। तो हमने सिंपली ये चेक किया था कि क्या -299 से छोटी कोई वैल्यू हमारी क्यू के अंदर है, तो नहीं थी। तो हमने सिंपली क्या किया, लेंथ को रिटर्न कर दिया अपनी क्यू के। फिर आपके पास आया 100। आपने सबसे पहले 100 को अपनी क्यू के अंदर अपेंड कर दिया। अपेंड हमेशा लास्ट पे हो रहा होता है, राइट, बैक से हो रहा होता है। अच्छा, अपेंड आपका एलिमेंट हो गया, उसके बाद आपने फिर से रेंज निकाली, आपने 100 -3000 किया, तो आपके पास आ गया 2900। -2900 आप क्या कर रहे हो, T -3000 कर रहे हो, तो आपका स्टार्टिंग रेंज -2900 आ गई। अब आपने चेक किया कि क्या क्यू का जो स्टार्टिंग एलिमेंट है वो कहीं इससे छोटा तो नहीं है, तो इससे छोटा नहीं है। तो आपने क्या किया, फिर से ये कंडीशन वाइल वाली इमिट हो जाएगी, और आप सिंपली लेंथ कर दोगे रिटर्न अपनी क्यू की, जो कि है 2। ये देखें, आपको 2 यहाँ पे शो हो रहा है। फिर आपके पास आएगा 3001। जब 3001 आया तो आपने फिर से रेंज निकाली, 3001 -3000 किया, तो आपके पास स्टार्टिंग रेंज आ गई 1। फिर आपने किया चेक कि क्या मेरे पास क्यू है, यस आपके पास है। उसके बाद आपने चेक किया कि क्या क्यू का जो स्टार्टिंग एलिमेंट है वो 1 से छोटा तो नहीं है, तो वो 1 के इक्वल है, छोटा नहीं है, राइट। तो आप क्या करोगे, आप फिर से वाइल कंडीशन एमिट हो जाएगी, और आपकी ये जो है ना वाइल लूप चलेगी ही नहीं, और आप लेंथ रिटर्न कर दोगे, जो कि है, सॉरी मैंने सबसे पहले यहाँ पे अपेंड नहीं किया, यहाँ पे 3001 था, राइट। ठीक है, तो ये 3001 को मिला के आपके पास 3 एलिमेंट्स बने, तो आपने 3 यहाँ पे रिटर्न करवा दिए। उसके बाद आया आपके पास 3002। आप 3002 को यहाँ पे सबसे पहले ऐड करोगे, राइट। ऐड करने का मतलब है आप अपेंड कर रहे हो। ठीक है, ये जो आपने ये वाली लाइन लिखी हुई है, ये लाइन आपकी उस क्यू के अंदर आके अपेंड करवा रही है। फिर उसके बाद आप फिर से रेंज निकालोगे, 3002 -3000, आपके पास स्टार्टिंग रेंज बन जाएगी 2, और एंडिंग रेंज होगी 3002। बट आप इस केस में ना आप सिर्फ उसकी स्टार्टिंग रेंज देख रहे हो, ये कहीं 2 से छोटा कोई एलिमेंट तो आपकी इसके अंदर नहीं आ गया, आपकी क्यू के अंदर। तो जब आप चेक करोगे वाइल कंडीशन, वाइल जो आपकी लूप चलेगी, तो उसको मिल जाएगा सबसे जो फर्स्ट पे ही जो आपका एलिमेंट पड़ा होगा वो 1 है, जो कि 2 से छोटा है, राइट। तो आप क्या करोगे, सेल्फ डॉट क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, आप 1 को यहाँ से रिमूव कर दोगे। फिर आप इसकी लेंथ कैलकुलेट करोगे, लेंथ होगी 3, तो वो आप रिटर्न करवा दोगे, राइट। ओके, दिस क्वेश्चन इज क्लियर। जी जी मैम, जी। यस मैम, ये ओके, अगर किसी का मैम कोई इसकी क्वेश्चन। इसकी टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लें। जी सर, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर रही हैं कि आपके आपके पास एक क्यू थी। आप क्या कर रहे हो कि एक एक करके इसके अंदर एलिमेंट अपेंड करवा रही हो। क्यू की ये फंक्शनैलिटी होती है कि अगर आपने हमेशा जो होता है ना एक एलिमेंट, जब जो भी आपने अपेंड करवाना होता है, वो आप उसकी लाइक जो लास्ट वाला इंडेक्स होता है ना, आप उसके साथ आगे जोड़ देते हो। लाइक अगर 1 था तो उसके साथ 100 आके अटैच हो गया, उसके बाद 103 था, 101 अटैच हो गया, राइट। तो आप एक फिक्स जगह पे आके, आपको पता होता है कि मैंने हमेशा उसकी लास्ट वाली जो पोजीशन है ना वहां पे आके अपेंड करना है। आपको पहले से पता होता है, आपने कुछ भी डिस्प्लेस नहीं करना, लाइक 1 की पोजीशन को नहीं छेड़ना कि आप 1 को इधर कर दो, फिर जो उसकी जगह बने उसमें 100 डालो, या फिर 100 की जगह 100 और 1 को इधर करो और उसके बाद 300 आ रहा हो। बल्कि आपकी जो मेमोरी में स्पेस होती है ना, उसके साथ बस एक एक डब्बा आके मजीद जोड़ रहा होता है, राइट। अब आपने ये जो अपेंड परफॉर्म किया है, कोई बता सकता है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मैम क्यों ओ की। 1 हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि हमें और ट्रेवल्स नहीं करना पड़ेगा। यस, आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि आप एक फिक्स पोजीशन पे, जो कि या तो लास्ट पोजीशन होगी, लाइक जो बिल्कुल आपकी अरे है, या तो आप, क्योंकि DQ है तो इसमें आप इधर से भी अपेंड कर सकते हो, इधर से भी अपेंड कर सकते हो। तो या तो आपको पता है कि आपने इधर ही आके अपेंड करना है, या आपको पता है कि आपने इधर ही आके अपेंड करना है। आपकी फिक्स जगह है जहाँ पे आपने आके अपेंड करना है। इसलिए
यही वजह है कि ये जो अपेंड का ऑपरेशन है या फिर ये जो ऐड करने का ऑपरेशन है ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को कांस्टेंट कर देगा। फिर उसके बाद आप सिंपली क्या कर रहे हो, ये जो यहाँ पे रिमूव करने वाला है ये भी आपको पता है कि आपने हमेशा यहाँ से ही आके रिमूव करना है, तो इसलिए आपकी रिमूविंग की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, बट जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की जी सर दानिश। जी सर दानिश, आपको कोई क्वेश्चन है? ओके, अच्छा, अब इसकी कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताना चाहेगा? मैम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारे पास कांस्टेंट मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि हम वाइल लूप से इटरेट तो कर रहे हैं, तो कांस्टेंट कैसे होगा? सर आप वाइल लूप की कंडीशन चेक करें कि वो लूप कर क्या रही है। सबसे पहले हमने एक चेक किया कि क्या क्यू है, इसका आपकी कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें आप सिंपली ये चेक करें। दूसरे नंबर पे है कि आपने हमेशा किसको चेक करना है, सिर्फ अपनी जो आपकी क्यू होगी उसके फर्स्ट एलिमेंट को या फिर उसका जो जीरो इंडेक्स है ना, सिर्फ उसको चेक करना है। उसके अलावा आपने किसी को नहीं छेड़ना। हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एक रूल पढ़ा था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको ये अलाउ करती है कि अगर आपको पहले से पता है कि इतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपके होंगे, या फिर आपको फिक्स फिक्स पता है कि आपने इस जगह पे जाके कोई काम करना है, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, और वैसे ओके, भी जो अच्छा अच्छा, कि मुझे क्लियर होगा इसमें। बेसिकली मैं इसमें कंफ्यूज था कि ये टी पे हमें एक ही इनपुट पे मिल रहा है ना, मैं समझ रहा था कि पूरी लिस्ट में इनपुट पे मिल रहा नहीं नहीं, हमें एक ही मिल रहा है, हम एक को ही यहाँ पे अपेंड करवा रहे हैं और उसी को रिमूव कर रहे हैं, तो आप कांस्टेंट टाइम में अपना काम कर रहे हो। है। एक्सक्यूज मी मैम। मैम जी, मैम यहाँ पर दो फंक्शन क्यों यूज हो रहे हैं, इनिट का और पिंज का, मतलब क्या? इनिट का और बेंच का, राइट। अच्छा, यस इनिट के मैम। अंदर इनिट जो है ना, ये आपके पास एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि आपको ना जब भी आपने कुछ भी नया एलिमेंट लाइक, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करूँ, तो इनिट के अंदर ना आपने जो भी, फॉर एग्जांपल आपकी एक क्लास थी रीसेंट काउंटर, ठीक है। जब आपने रीसेंट काउंटर को, अब ये बिहाइंड द सीन जो आपका लीड कोड है ना वो काम कर रहा है, हम नहीं कर रहे, ठीक है। इसलिए हमें ये असल में शो नहीं हो रहा कि ये जो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं इसका काम क्या है। जब आपका कोड होता है ना, जब आप सिंपली लिख रहे होते हो, तो आपका जो रीसेंट काउंटर होता है वो आप अपनी क्लास को नीचे लिखते हो अपने कोड में, और साथ में इधर इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप ऑब्जेक्ट के अंदर ना, इस एग्जाम्पल को छोड़िए, आपको मैं जनरल बताती हूँ कि इननेट का मतलब क्या होता है। देखिए, जो आपका ओबीजे है, फॉर एग्जाम्पल ये जो रीसेंट काउंटर था ना, इसके अंदर हम किसी का नाम और किसी का ना ईमेल एड्रेस स्टोर करना चाहते थे। अब एक तरीका ये हो सकता था कि हम ये लिखे बगैर ना, इनिट लिखे बगैर हम नेम एक डिक्लेयर करते और उसका नेम लिख देते, ठीक है। और यहाँ पे उसका नेम लिख देते और ईमेल लिखते और उसके बाद आगे नेम लिखते, हम हार्ड कोड करके ना यहाँ पे इनिशियलाइज करते, राइट। लेकिन ऑब्जेक्ट हमें क्या, जब हम जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना अपनी इस क्लास का, तो क्या होगा कि हम इस क्लास को लिखने के साथ साथ ना, साथ साथ अपने इनपुट में ही यहाँ पे नेम और यहाँ पे ईमेल दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, तो वो सिंपली जाके इनिट के थ्रू इसके अंदर नेम और इसकी ईमेल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। मतलब आपको अलग से वेरिएबल बनाने नहीं पड़ेंगे। आपकी क्लास, जैसे ही आप अपनी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके साथ ही ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है। आपको इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती इनिट को, जैसे ही, बस आपने ये बात याद रखनी है कि क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप ये वाला जो फंक्शन है, ये जो पिंच फंक्शन है, इसको कॉल करना पड़ता है। ये कॉल किसने किया होगा, ये आपके जो यहाँ पे लीड कोड है ना, उसने पीछे कोई फंक्शनैलिटी रखी होगी जो बार बार इसको कॉल कर रहा होगा, एक एक एलिमेंट उसके अंदर डाल रहा होगा, ठीक है, और आपको आंसर मिल रहा होगा। अब जैसे अगर यहाँ पे आप देखें ना, ये आपको उन्होंने बताया भी हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो कॉल कर रहा है रीसेंट काउंटर, जैसे ही ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रीसेंट काउंटर। अब बिहाइंड द सीन, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा इरेज करके बताती हूँ। देखें, अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आपकी क्लास से रीसेंट काउंटर क्लास ऑटोमेटिकली खुद नहीं चलेगी। आपको पता है फंक्शंस कभी भी खुद ब खुद काम नहीं करते, उनको कॉल करना पड़ता है। जब हमने कॉल करना होगा तो हम सबसे पहले ना, आप अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है हमें, हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया अपनी क्लास का, ये वाला जो आपका फंक्शन है ना, ये जो इनिट फंक्शन है, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इसका मतलब ये है
कि ये आपकी जो एम्प्टी वाली एक डी क्यू थी ना वो बन चुकी है, राइट। उसके बाद क्या होगा कि आप पिंज वाले फंक्शन को कॉल करना चाहते हो, ऐसे ही है। तो आपने ये देखें ओबीजे डॉट पिंज, और पिंज के अंदर आप टी टी एज अ इनपुट दे रहे हो, मतलब एक एक एलिमेंट इसके अंदर एज अ इनपुट जा रहा है, और उसके बाद वो कैलकुलेट होके आपके पैरामीटर वन के अंदर आ रहा है। फिर वो पैरामीटर्स वन जो हैं वो आपस में सारे एक लिस्ट में कन्वर्ट करके आपको लीड कोड शो करवा रहा है, राइट। को समझ आइए? यस मैम। ओके। यस मैम। और ये जो पीछे जो लीड कोड काम कर रहा होगा ना, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि वो बार बार इस फंक्शन को कॉल करेगा हर बार। यस, जो जाहिर है कि जो काम लीड कोड खुद से कर रहा है वो उसका है, लेकिन हमने जो फंक्शन लिखा है हमने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करके बतानी होती है कि हम जो काम कर रहे हैं वो कितना ऑप्टिमाइज वे में कर रहे हैं। तो इसलिए यस। हम लीड कोड को कंसीडर नहीं करते कि वो बैक एंड पे क्या कर रहा है, हम जस्ट अपने कोड की देख रहे होते हैं। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है? मुझे आवाज आ रही है। अच्छा मिस, मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। जब हम खुद से इनिशियलाइज करते हैं डीक्यू को, तो हम क्या यूज करते हैं, कौन सा डेटा? जब हम खुद से इनिशियलाइज करते हैं तब भी हम यही लिखेंगे, नहीं राइट। नहीं, जी। लाइक डीक्यू की इम्प्लीमेंटेशन हम खुद कर सकते हैं ना? जी अभी हम कर सकते पाइथन दे रहा है, हाँ। तो जी। आपने इसका कोड किया कभी या देखा है खुद से मैंने हुआ? मैंने यस। इसका किया तो है, बट अभी मेरे पास नहीं है, या फिर मैंने इसको रेफर काफी टाइम पहले किया था, बट है, मतलब इसके बारे में आइडिया है। अगर आप करना चाहते हैं इसको मजीद एक्सप्लोर, तो हम बेशक कल की क्लास में कर सकते हैं इसको। यस मैम, लेकिन मैंने किया था तो इसमें ये था कि आप कर सकते हैं, अपना खुद की क्लास बनाए और खुद की आप ना ये डी क्यू डेटा स्ट्रक्चर आप खुद अपने इम्प्लीमेंट करें, ऐसे भी कर सकते हैं। किसके अंदर करना है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जब खुद से करना है तो कौन सा एग्जिस्टिंग डेटा टाइप आपने यूज करना है या डेटा स्ट्रक्चर? आप लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं या आप एरे भी यूज कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास, लिस्ट या यूज अगर हम कर या लिंक हम्म, लिस्ट। अगर हम एरे करते हैं फिर भी इसका टाइम ओ ऑफ एन हो जाता है, अगर हम लिंक लिस्ट करते हैं फिर भी इसका टाइम। यस, वो आपके इम्प्लीमेंट करने के ऊपर है ना, कि आप इम्प्लीमेंट किस तरीके से कर रहे हैं उसको। अगर एरे से भी कर रहे हैं तो अगर आप उस तरीके से कर रहे हैं तो ओपन हो सकता है उसमें भी। अगर तो हम कहें ना कि इसके अंदर हमने हैश मैप यूज किया, फिर तो कांस्टेंट इसको कह सकते हैं हम, अदरवाइज फिर इसको कांस्टेंट करना जाती नहीं है। नहीं नहीं, सर मैं ऐसा आपको कुछ नहीं है। जब आपकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एल्गोरिथम कैसा बना रहे हैं, अगर आप उस तरीके से बना रहे हैं तो आप वो कांस्टेंट। मैम मैम सर मैं इसकी अब आपको टाइम टाइम कम्प्लेक्सिटी जीपीटी पे चेक कर सकती हैं? क्योंकि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि अगर आप अपेंड कर रहे हैं क्यू के अंदर इसमें इसमें सर मेरे पिंच ख्याल से एक लीड कोड का भी उन्होंने सोल्यूशन में उन्होंने ऑप्शन दी हुई थी कि आप एनालाइज कर सकें कॉम्प्लेक्सिटी। उन सबमिशंस में अगर जाएंगे मैम, तो मेरे ख्याल से जी जी क्योंकि बिल्कुल। जीपीटी में ये होता है वो काफी दफा ना हेलुसिनेट कर जाता है। एक मिनट में आपको अभी दिखाती हूँ। अभी जो हमने सबमिशंस किया में था, जाता है ये देखें आप वो। ही कौन सा टाइम। यस। मैं आपको सर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करना चाहती हूँ। सबसे पहले जो सर सबसे पहले पूछा था सर तौसीफ ने कि फिर फायदा क्या है अगर जब अपेंड हम कर रहे होते हैं एक एक करके इसके अंदर एलिमेंट्स, तो उस टाइम पे तो अगर हम खुद से कोई फंक्शन बना रहे हैं तो वो तो बिग ऑफ एन में कर ली जाएगा, और फिर उसका कांस्टेंट टाइम से तो कोई फायदा ही नहीं रहा आपको। असल में जो डी क्यू इंप्लीमेंट हो रही होती है ना, वो उन जगहों पे इंप्लीमेंट हो रही होती है जहाँ पे आपको फास्ट एक्सेस चाहिए होती है, जहाँ पे जल्दी जल्दी से आपको कुछ ऐड करना है अपनी क्यू के, जल्दी जल्दी से कुछ डिलीट करना है, राइट। हमारा बच्चा स्टीज पूरा है। मैम मुस्कान, आपका माइक ओपन है, काइंडली क्लोज कर दें। ओके। तो आपकी ये जो यूजेज होती है ना डी क्यू की, वो उन जगहों पे होती है जब जहाँ पे आपने बहुत ही फास्टली किसी चीज़ को रिमूव करना है या ऐड करना है। तो रिमूव या ऐड हमेशा आपको पता है कि हम एक फिक्स जगह पे कर रहे होते हैं। जब वो फिक्स जगह पे हो रहा होता है ना, जब जैसे देखें अगर हमारे पास एरे ही था ना, एरे के अंदर जब हम कुछ भी ऐड कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, बाकी सारे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करते थे। डिस्प्लेस करने के बाद उसकी जगह खाली होती थी, फिर उसके लिए उसको वहाँ पे ऐड कर देते थे। लेकिन क्यू के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यू में आप एक फिक्स जगह पे एलिमेंट जाके ऐड कर रहे होते हो और फिक्स जगह से ही रिमूव कर रहे होते हो, तो आपका एफिशिएंट एक्सेस का पॉइंट आ जाता है। तो उस लिहाज से हम इसको कहते हैं कि हमारे पास ये एक एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर है, और ये कांस्टेंट टाइम में आपको
ऐड करने देता है, लाइक एनक्यू करने देता है और डीक्यू करने देता है। मैम इज इसकी इट अच्छा स्पेस भी एनालाइज जैसे हमने टाइम किया है। अच्छा मिस, ओके? इसके अंदर कंफ्यूजन ये है, जैसे कि हमने बात की, ये यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर है, ये बिल्ट इन नहीं है, हमने बनाया है। हम्म। तो जब हमने इसको बनाया तो हमने कोई बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर या डेटा टाइप यूज़ करके इसे बनाया है। लाइक जिस तरह अभी वो सर बात कर रहे थे कि हम इसे लिंक लिस्ट के साथ या एरे के साथ, अगर हम हम्म। जब एरे का जिक्र कर देंगे तो फिर तो बात खत्म होगी ना। जब एरे के अंदर एरे का जिक्र हो गया, अंडर द हुड तो हम्म। आपने कुछ ना कुछ तो यूज़ किया हुआ है। आपने अगर यस सर। एरे को यूज करके बनाया, फिर तो आप जैसे ही अपेंड करेंगे, बेशक लास्ट में करें बेशक एंड में करें, वो आपने खुद बताया है कि डिस्प्लेसमेंट हम्म। होती है एलिमेंट्स की और वो एंड टाइम में चली जाती है। और अगर ऐसा। इसके साथ करें तो शायद वाली बात है, मे भी ये लिंक लिस्ट के साथ हो, तो इस वजह से उसने कांस्टेंट में दिया, क्योंकि उसके सर अंदर ये ना इसका बेसिकली होता है लिंक लिस्ट से। मैंने भी इसमें इतनी डीप डाइव नहीं की थी, लेकिन हमने किसी और क्वेश्चन के लिए भी यूज किया तो थोड़ा मैंने अपने वो डीएसए कोर्स में पढ़ा था, तो वो होता बेसिकली लिंक लिस्ट से ही है। जहाँ तक मुझे वेगली याद है, एक वो हेड वाला भी पॉइंटर होता है, टेल पे भी पॉइंटर उन्होंने रखा हुआ होता है, तो इसलिए वो ओ वन टाइम में आप कर सकते हैं। सर मैं एक जहाँ तक बात मुझे करना वेगली याद चाहूंगा, है। जी 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 जी। मैं एक बात करना चाहूंगा। असल में ना हम एरे से भी उसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमें उसमें कंडीशंस लगानी पड़ती है। एरे में हमने ना अभी तो हमारे पास आज़ादी होती है ना कि हम फर्स्ट में डालना चाह रहे हैं, बीच में डालना चाह रहे हैं या सर लास्ट में आप बात डालना। नहीं समझे। मैं एरे की नेचर की बात कर रहा हूँ, एरे की हाँ, नेचर। तो एरे में भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है हमें हमें कंडीशंस डालनी पड़ती है कि हम सिर्फ लास्ट में ही एंट्री कर सकते हैं या फर्स्ट में कर सकते हैं, इस तरीके से होता है ना। सर देखो आप ना अगर ये सर्च करेंगे ना, ये आपका क्वेश्चन वैलिड है। वो असल में होता है कि ना, आप भी टीक्यू इम्प्लीमेंटेशन सर्च करेंगे ना, तो जो इमेजेस आते हैं वो बेसिकली होता है सर्कुलर का कॉन्सेप्ट। वो उसमें जो पॉइंटर्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे होते हैं ना, वो एक सर्कुलर एरे होती है। तो उसमें जब एक एलिमेंट रिमूव हो जाता है तो वो बाकी सारों को शिफ्ट नहीं करना पड़ता। वो बाकी ये समझने में थोड़ा डेंस टॉपिक है, लेकिन बेसिकली होता वो वन में है। लिंक लिस्ट का तो वो आपको समझ आ गया कि दोनों अगर एक हेड और टेल पे पॉइंटर रखा हुआ है, और एरे में ये कि एक सर्कुलर एरे होती है, तो इसलिए वो शिफ्ट नहीं करना पड़ता बाउंड्रीज। सर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि आप ना इसको इम्प्लीमेंट जो करना चाहते हो ना, वो आप एरे के थ्रू भी कर सकते हो, आप लिंक लिस्ट के थ्रू भी कर सकते हो। जैसे हमने स्टैक के केस में पढ़ा था ना, कि वो आपका एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है या फिर आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। आपको अपने माइंड में कॉन्सेप्ट रखना होता है और उसकी बेसिस पे आप अपना काम परफॉर्म कर रहे होते हो। तो सर, तो सी का क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड था कि यहाँ पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो फिर इसकी कांस्टेंट नहीं आएगी। एंड दिस वाज द मिस्टेक जो हमने सेशन के अंदर की है, कि हमने इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी कांस्टेंट कंसीडर कर लिया। देखें, हमने इसको एरे के थ्रू, एक तरह से ये एक एरे बनी थी, हमने इसको विजुअलाइज भी किया था। ठीक है। हमने इसको विजुअलाइज भी किया था कि एक तरह से हमारे पास एरे बनी थी। अब हम क्या कर रहे थे, एक एक करके आ रहे थे, इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करते जा रहे थे, राइट। अब जितनी आपके पास रिक्वेस्ट आएंगी उतने आप इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड कर रहे हो। जब आप ये यहाँ पे आपका रस्ट केस में क्या हो सकता है कि आपकी जितनी रिक्वेस्ट आई थी आप सारी की सारी ही अपनी डीक्यू के अंदर डाल दोगे। ये डीक्यू एक तरह से आपने एरे के ऊपर ही इम्प्लीमेंट किया है, राइट। तो क्या हो रहा है कि आप सिंपली क्या कर रहे हो, अपनी ये जो डीक्यू डीक्यू के अंदर ऐड कर रहे थे ना आप अपनी रिक्वेस्ट, राइट। तो इस वजह से आपकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ वन की बजाय बिग ऑफ एन होगी आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कांस्टेंट होगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ से आके रिमूव कर रहे हो और आप एक कांस्टेंट कांस्टेंट जगह पे, जहाँ पे आपको पता है कि आपने जस्ट ये पढ़ा है तो इसके एंड पे डालना है, अगर ये इसका एंड है तो इसके एंड पे डालना है। इस वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास कांस्टेंट होगी, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लीनियर में चली जाएगी, कि जितनी रिक्वेस्ट आएंगी उतनी ही आपकी बड़ी डीक्यू हो जाएगी और उस डीक्यू का की जस्ट हम लेंथ रिटर्न कर रहे हैं। इज इट मिस क्लियर एवरीवन? यस मैम, मैं ये कहना चाहूंगा कि है ना, जैसे अभी हमने ये किया, हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट कर दी, लेकिन हमारी स्पेस बढ़ गई, ओ ऑफ एन हो गई। अब अगर हम दूसरे तरीके से करें तो ये होता कि स्पेस कांस्टेंट हो जाती और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती, वो ओ ऑफ एन हो जाती। मतलब मल्टीपल तरीके से भी एक प्रॉब्लम को कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम दिस और इज चेंज कॉल्ड, होती है। यस सर फैजान, यू आर राइट कि दिस इज कॉल्ड द टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ। कि कभी भी आप जिंदगी में ये अचीव नहीं कर सकते कि आप टाइम और स्पेस दोनों को बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर दो। कुछ चीज़ें होती हैं इंडस्ट्री लेवल पे जिसमें क्या होता है कि या तो आपको स्पेस को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है या अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपने कोड को एफिशिएंट रखने के लिए, मैम लेकिन अपने कोड को इसमें तो हर केस में हमारा ओ वन ही नहीं आया, क्योंकि वो टी मतलब पूरी लिस्ट तो हमें दे ही नहीं रहा ना। वो तो जो मेरा भी शुरू में क्वेश्चन था कि वो टी की एक ही वैल्यू आ रही है,
तो एट ए टाइम हमारा टाइम तो वो वन से ज्यादा हो ही नहीं सकता, वो तो मल्टीपल सर वैल्यूज ऑफ। जी। जी सर, you're राइट कि आपका टाइम तो, लेकिन हमने स्पेस कहाँ पे देखनी है, हमने स्पेस के लिए एक न्यू डेटा स्ट्रक्चर बनाया था, DQ, राइट? हमने इसको खुद से बनाया था। लेकिन स्पेस का ठीक तो है। समझ आ गया, वो सुनो सर कह रहे थे हाँ। ना कि हम किसी केस में कर सकते हैं स्पेस कांस्टेंट करके टाइम ओ एन हो जाए, तो मैं वो समझना चाह रहा था स्पेस में। ओके ओके ओके। यस। अच्छा, उनकी बात को हम जनरली ले सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर इस क्वेश्चन पे हम ना भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप क्या कर रहे होते हो, आप भी या तो स्पेस कांस्टेंट रख सकते हो या टाइम अपना कांस्टेंट रख सकते हो, दूसरी चीज कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है, राइट? सो यस, योर क्वेश्चन वाज वैलिड। और अच्छा, ये सर तौसीफ का जो क्वेश्चन था ना कि हम खुद डिजाइन करते हैं, बेसिकली ये जो हमने चीज इंपोर्ट की है, मैंने चार्ट में एक लिंक सेंड किया, वो यही उन्होंने ना सर्कुलर जो बेसिकली डी क्यू ने यहाँ यूज किए, वो उसको इम्प्लीमेंट करने का क्वेश्चन, तो वो बेसिकली हम खुद भी कर सकते हैं implement। यस, ऐसे ही हम इसको खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके। अभी हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं जाते, हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं रिलेटेड टू योर व्यूज रिगार्डिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। अच्छा मैम, कि मैम एक मिनट, मैं बस पूछना चाह रहा हूँ, बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी डिस्कशन हमने यहाँ पे अभी तक की है, तो उसमें किसी की कोई क्वेरी है तो दे कैन रेज देयर हैंड्स इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी से रिगार्डिंग कुछ भी। अगर सो किसी का आई भी एज्यूम सबको, हाँ जी। सबको क्लियर है कि कैसे हमने डी क्यू को इम्प्लीमेंट किया यहाँ पर। जी सर अब्दुल्ला। सर बेसिकली ना मैंने लीड कोड न्यू न्यू स्टार्ट किया, तो मेरा छोटा सा ये क्वेश्चन था कि मैं बेसिकली लीड कोड में अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, मैं कोलैब में या विजुअल स्टूडियो में करता हूँ। तो लाइक मैं लीड कोड से अगर अपने लाइक प्रोग्राम को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, तो वो मुझे कुछ क्लासेस के एरर वगैरह आ जाते हैं, तो उसका थोड़ा सा बता दें। ओके। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे मैम आप बता रहे हैं, मैम आप बता रहे ओके। सो इस तरह से है कि यहाँ पे क्या हो रहा होता है, आपके लीड कोड के अंदर ना आपको यहाँ पे क्लास वगैरह पूरी उन्होंने बना के दे दी है, यहाँ तक ये बिल्कुल ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ना अभी इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ कि अगर हमें इसको करना पड़ जाए आपके किसी भी कंपाइलर में, तो आप इसको किस तरह से चला के देख सकते हो। वैसे मेरा तरीका ये होता है कि अक्सर क्वेश्चंस को पहले मैं सबसे पहले ना यहाँ पे प्रोग्रामिंग्स पे आके इसको सॉल्व करके फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही होती हूँ, ताकि मैं एक ही बार सबमिशन कर रही हूँ। सही है। अब इसमें मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे जो आपको इनपुट में दिया होता है ना, इनपुट, यहाँ पे आप अपनी एक, फॉर एग्जांपल इसका नाम आप रख लेते हो ARR, और उसके बाद आपकी जो इनपुट में सारी वैल्यूज आ रही हैं, राइट? अब आपने, अब आप इसको ना डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने कहा था कि हमारे पास क्या है, हमारे पास हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम एक एक करके इसके अंदर डाल रहे होंगे, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना सबसे पहले अपनी जो क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है? और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जैसे ही हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है ना अपनी क्लास का, तो ये ऑटोमेटिकली इसने एक खाली DQ बना दी है, ठीक है? उसके बाद आपने कहा पैरम1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट पेंच टी, ठीक है? इसने क्या किया है, ऑब्जेक्ट डॉट पेंच टी, इसके अंदर क्या हो रहा है कि आप ना ये पेंच फंक्शन को बुला रहे हो, ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट के लिए, और उसके अंदर आप इनपुट में दे रहे हो टी में से कोई भी वैल्यू। अब इसको हम ना टी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप प्रिंट कर सकते हो अपने पैरम1 को। अब मैं आपको एक और मजे की बात बताती हूँ, आप ये पूरी इसके अंदर नहीं दे सकते, आप एक एक करके दोगे, क्योंकि पीछे से तो आपका हैंडल कर रहा था। हम इसको चला के देखते एंड हैं थोड़ा ये सा। कभी लूप चला ले तो फिर देता रहेगा, देता रहेगा। यस यू राइट, कि हम यहाँ पे एक लूप चला लेते हैं, और आई, सॉरी मुझे वो डिलीट नहीं करना चाहिए था, 1 मिनट। हम ये सिर्फ फरीद ने एक चार्ट में शेयर किया हुआ है, वो हम कॉपी पेस्ट करेंगे, उसमें उन्होंने वन बाय वन ऑब्जेक्ट्स को कॉल किया, तो वो देखें ना चार्ट में कोड है। ओके ओके, हम इसको देख लेते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने सिंपली क्या किया है, सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अपनी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप ये देखें, आप पिंच फंक्शन में एक एक करके अपनी रिक्वेस्ट जा रही है आपकी, राइट। और उसके बाद आप सिंपली सारी की सारी जो आपकी रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, हर बार आपको एक आउटपुट मिल रही होगी, वो आपने पैरम 1, पैरम 2, पैरम 3, पैरम 4 में स्टोर करवाई है और उसके बाद आप उसको प्रिंट कर रही हो, राइट। अगर अगर हम इसको चलाएं तो ये आपका रन होगा, ये आपका आंसर आ रहा है। अब यहाँ से आपको समझ आ रहा है कि लीड कोड पे ये वाली जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, ये सारी उसने खुद से की हुई है, ठीक है। हमें वो सिर्फ ये काम दे रहा है कि आप ना मुझे ये फंक्शन लिख दो। अगर आप इसको करेक्टली लिख दोगे तो ये बैकएंड की जो इम्प्लीमेंटेशन खुद करके आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बैकएंड पे भी काम कैसे हो रहा है, मुझे ये आउटपुट आ रही है वो कैसे मिल रही है, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग ऐसे ट्राई कर सकें कि सबसे पहले क्वेश्चन देख के बेशक उसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया, या बेशक पहले आपने लीड कोड पे सॉल्व कर लिया, लेकिन उसके बाद आके थोड़ा सा, अगर जैसे ये वाला क्वेश्चन था जिसमें एक एक करके एलिमेंट जा रहा है, उसको आप यहाँ पे आके खुद से इम्प्लीमेंट करके देखो कि अच्छा बैकएंड से इसके अंदर वैल्यूज कैसे आ रही हैं। क्योंकि जब आप कोई सिस्टम बिल्ड करोगे, आपके पास यूजर्स होंगे, तो वो यूजर से ऐसे ही एक एक करके आएंगे। ये ऑब्जेक्ट को आप एक यूजर समझ लें। फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्ट में अपना ही नाम ले लेती हूँ, खदीजा, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सबसे पहले एक रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट भेजने के बाद ये चेक करना चाहती हूँ कि पिछले 3 सेकंड में कितनी रिक्वेस्ट आई हैं मेरे सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो मैं वहां से कैलकुलेट करके अपने पैरम 1 के अंदर स्टोर कर रही हूँ, फिर उसके बाद प्रिंट करा के चेक कर रही हूँ कि अच्छा मुझे पिछले 3 सेकंड में अब तक कितनी रिक्वेस्ट आई हैं। क्योंकि सिस्टम मेरा ही था, मेरा ही बिजनेस था, तो मैं खुद ही पहले रिक्वेस्ट दे के एक तरह से चेक करना चाह रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसी तरह दोबारा मैंने एक 100 माइक्रो सेकंड पे अपनी एक रिक्वेस्ट भेजी, सॉरी 100 मिली सेकंड पे अपनी एक रिक्वेस्ट भेजी, और उसके बाद फिर से मैंने पिछले 3 सेकंड की चेकिंग की, अच्छा पिछले 3 सेकंड में इस 100 को मिला के कितनी रिक्वेस्ट आई हैं, उनको स्टोर किया और प्रिंट कर लिया, राइट। तो इस तरह बैकएंड पे आपका इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। सर आपको क्लियर है कि आपको थोड़ी जी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अपनी कोड के अंदर जब भी आप इस तरह से कर रहे होते हो? अच्छा सर, जी जी। वैसे मैं क्लियर ऐड करना चाहूँगा सर, अब्दुल्ला, असल में होता ही है कि लेट कोड बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें बिल्ट इन बना के रखे हुए होता है। लाइक आपको वो पास कर रहा होता है पैरामीटर में लिंक लिस्ट सपोज करें, और आपने कोड कॉपी पेस्ट कर लिया अपने उसके अंदर जाके किसी और आईडी के अंदर या ऑनलाइन एडिटर के अंदर, तो उधर लिंक लिस्ट नहीं बनी हुई, या कोलैब के अंदर लिंक लिस्ट नहीं है उसके पास। इसने तो एक्सपोज की भी थी, लीड कोड ने इन्वायरमेंट बनाया हुआ होता है प्रॉपरली, जिस तरह इसने बताया है। कॉलिंग का भी इन्वायरमेंट होता है, आप कॉल नहीं करते अपने फंक्शन को, आप जस्ट राइट करते हैं। कॉलिंग की जिम्मेदारी उसकी है, उसके अंदर आर्गूमेंट पास करने की जिम्मेदारी उसकी है। जो डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है वो एज अ पैरामीटर आपको ये आर्गूमेंट के तौर पे दिया जाता है। क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली लीड कोड है, ताकि आपको बिजनेस लॉजिक लिखें, आप सिर्फ बाकी चीज़ों को ना देखें। लेकिन जब आप अपने इन्वायरमेंट में चले जाते हैं तो फिर आपको उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। जी बिल्कुल सर, आपने जी बहुत जी, अच्छा ठीक हो गया। बताया। मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा इंशाल्लाह, आई होप सही हो जाएगा। ओके ग्रेट। सो हमारी क्लास के टाइम में मेरे ख्याल में 3 मिनट रहते हैं। तो क्लोजिंग रिमार्क्स में बस एक ही बात मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि आप डीएसए कर क्यों रहे हो और डीएसए करने का मकसद क्या होता है। डीएसए का सिंपल मतलब है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। ये किस तरह से आपके माइंड को इफेक्ट करते हैं, वो करने का फायदा क्या होता है, आपके माइंड में ये लाजमी होना चाहिए। अब ये जो बिग टेक कंपनीज होती हैं, आपको पता है कि वो हमेशा डीएसए राउंड्स ही रखती हैं। वो आपसे नहीं पूछती कि आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कितना है, आपको बाकी चीज़ें कितनी ज़्यादा आती हैं, बस उनका फोकस होता है कि आपको डीएसए सबसे बेस्ट आता हो। इसके पीछे रीज़न क्या होती है? इसके पीछे रीज़न है आपकी इंडस्ट्री में तेज़ी से चेंज होती हुई टेक्नोलॉजीज। आज रिएक्ट है, कल शायद एंगुलर आ जाए। आज आप एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, कल शायद उसको रिप्लेस करके एक बिल्कुल न्यू चीज़ आ जाए, राइट। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज होती है। आप अगर एक कंपनी के अंदर गए हो, वहां पे पहले सारा काम ही एक टेक्नोलॉजी के अंदर हो रहा था, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। अब उन्हें अपने वर्कर्स तो वो उसी टाइम नहीं चेंज कर सकते, वो कभी भी नहीं चेंज कर सकते, राइट, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा इसमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो आप क्या करो, वो क्या कर रहे होते हैं कि वो रिक्वायर करते हैं इसीलिए कि जो स्टूडेंट आ रहा है वो डीएसए, लाइक जो भी एम्प्लॉय आ रहा है वो अपना डीएसए सीख के फिर उसके बाद हम उसको सिखा देंगे जो भी टेक्नोलॉजी है। क्योंकि डीएसए करते करते आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो जाता है, आपकी नर्व इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जब आपने कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी सीखनी होती है तो आप उसको बहुत कम टाइम में सीख लेते हो। इसलिए उनका फोकस होता है कि आप डीएसए सीख के आ रहे हो, राइट।
क्योंकि वो आपको आपने एक टेक्नोलॉजी सीखी है, दो सीखी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको डीएस से आता है, इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल जो वर्थ होती है उसको बढ़ाता है। सर तौसीफ, आपने हैंड रेस किया था, आपको कुछ ऐड करना है? ओके, सो आई मैम मैं एक क्वेश्चन मैम करना चाहूंगा कि इसमें जो एल्गोरिज्म का पार्ट है, यानी कि डीएस पे चले कि वो डेटा स्ट्रक्चर्स को तो हम कह रहे हैं, जो एल्गोरिज्म का पार्ट है वो कहाँ पे इन्वॉल्व है? सर, ये जो हम स्टेप बाय स्टेप अपना बना रहे हैं, अपने माइंड को कह रहे हैं कि सबसे पहले ऐसे करो, एक डी क्यूब बनाओ, अच्छा, इसी उसके को बाद एल्गोरिज्म कहेंगे। दिस इज कॉल्ड द एल्गोरिदम, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ राइटिंग कोड। इसके अलावा कुछ एल्गोरिदम्स भी होती हैं, जैसे डिजिक्रास एल्गोरिदम, और भी एल्गोरिदम्स के स्पेसिफिक नाम भी हैं, जैसे ग्रीडी एल्गोरिदम, सॉर्टिंग में डिफरेंट एल्गोरिदम आते हैं, हीप सॉर्ट, बबल सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट, इस तरह की सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होती हैं। उनके वो स्पेसिफिक भी हैं, लेकिन जनरली हम बात करें तो ये जो आप स्टेप बाय स्टेप काम कर रही हो, दिस इज कॉल्ड एल्गोरिदम। मैम आई थिंक हमारा टाइम जो है अब हो गया।